We are in the middle of a very busy election season. There are elections in the hill state of Himachal Pradesh, in the Prime Minister's home state of Gujarat, municipal elections in the capital, and to talk about the political temperature in the country at this time, and to talk about the physical infrastructure that's being built ahead of the next general elections, I am delighted to be joined at this keynote session at the India Today Mumbai conclave by Maharashtra boy, senior minister in the BJP government at the center, former BJP president and the union minister for highways and road transport. Can we have a very warm round of applause as we welcome Nitin Gadkari to the Mumbai conclave. Gadkari ji, swagat hai aapka. Thank you. And first and foremost, thank you very much for making the effort to come. Gadkari ji started the day in Nagpur, went to Himachal Pradesh, was in Kangra, was in Bilaspur, was in Pathankot, and has then finally in the evening come to Mumbai, especially for the India Today conclave to be here. And he's already made plans for what he'll do for dinner after this session gets over. So he's got a choco-block calendar. Gadkari ji, काफी energy है आप में. सुबह से लेकर नागपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, आपने क्या देखा हिमाचल प्रदेश में? मैं गया था पिछले हफ्ते चुनाव कवरेज के लिए हिमाचल में, देखा कि बीजेपी वहां पे रिबेल से जूझ रही है. कई सारे आप ही के पार्टी के नेता अब बागी बनकर लड़ रहे हैं. काफी मुश्किल लग रही है इस वक्त हिमाचल की लड़ाई. आपने क्या देखा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2014 में जो हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में आई, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में काफ़ी काम हुआ और मेरे डिपार्टमेंट ने तो काफ़ी काम किया है जो रोड में हुआ है. और आज मुझे देखने के लिए मिला कि उन क्षेत्र में ब्रिजेस बने हैं, 4 लेन रोड बने हैं. यानी पहले केवल 3 नेशनल हाईवे थे, अभी हिमाचल में हमारे 14 के बाद 66 बने हैं. टनल्स बन रही है, तो लोगों में खुशी है और मुझे लगता है कि हिमाचल में निश्चित रूप से हमारी जीत होगी. लेकिन बागी उम्मीदवार भी हैं, क्योंकि एक तो हिमाचल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 1985 के बाद कभी भी सेम सरकार रिपीट नहीं हुई. वीरभद्र की 82 और 85 में रिपीट हुई थी. उसके बाद 5 साल में पार्टी आती है, पार्टी जाती है, और लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि इस बार भी वही जो ट्रैक रिकॉर्ड है कंटिन्यू हो, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहां कांग्रेस का संगठन अभी खत्म नहीं हुआ है. हिमाचल का ये इतिहास रहा है कि 5 साल एक पार्टी रहती है, 5 साल एक पार्टी रहती है. पर इस बार अपवाद होगा और दिल्ली के भारत सरकार हमारा है, जैसे बीजेपी की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वैसे हिमाचल में भी इस बार रिकॉर्ड बनेगा और हम जीतेंगे. हिमाचल में एक चुनाव है, दूसरा इलेक्शन है गुजरात में, और गुजरात के इलेक्शन को लेकर मैं बड़ा कंफ्यूज हूं गडकरी जी. और कंफ्यूजन की वजह यह है कि एक तरफ बीजेपी बोलती है कि आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर नहीं है, ये एकदम जैसे दूध में मक्खी टाइप का, मतलब नहीं है इसका. दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता ऊपर से लेके नीचे तक दनादन AK-47 लेके आम आदमी पार्टी पर दिन भर अटैक करते रहते. अगर एकदम नॉन इश्यू है आप, तो बीजेपी इतना लगातार अटैक क्यों कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है. चुनाव में जो जो पार्टियां लड़ती है, जो मुद्दे खड़े होते हैं, उसके सवाल जवाब होते रहते हैं और फिर मीडिया में आप लोग उसको महत्व देते हैं, दोनों बातों को फिर डिबेट करवाते हैं. जो इशू नहीं होगा उसको इशू बना देते हैं, तो उसके कारण चर्चा हो जाती है. तो ये तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण और प्रिंट मीडिया के कारण, प्रिंट मीडिया तो पहले थी पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिर उसके साथ सोशल मीडिया भी आई, तो छोटी सी बातें रोज डिबेट होते हैं. एक ने कुछ कहा, दूसरे ने जवाब दिया, तो ये चर्चाएं होती रहती है. पर गुजरात में परंपरागत रूप से हम जीतते आए हैं और गुजरात का एक अच्छा सक्सेसफुल मॉडल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस जनता ने स्वीकार किया है. तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात में कोई कंपटीशन है. नहीं, इस चुनाव में हो ना हो, अगले चुनाव में, क्योंकि पॉलिटिकल कंस्पिरेसी थ्योरी यह है कि अगर आम आदमी पार्टी इस चुनाव में अपना कुछ वजूद बना लेती है, तो 2027 के चुनाव में 29 से पहले वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी. इसलिए आप चाहते हो कि इस दफा कुचल दो, खत्म कर दो, ताकि ये खतरा ही ना बन पाए आगे चल के. देखिए, लड़ाई जो है वो दूसरे तीसरे नंबर के लिए हो रही है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रही है, हमारे में से कौन स्ट्रांग है. जहां तक चुनाव का नतीजा का सवाल है, बीजेपी 100% चुनाव जीतेगी और मुझे उसमें कोई डाउट नहीं लगता. आज ही अनाउंस किया गया दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा कि 4 तारीख को म्यूनिसिपल इलेक्शन होगा, 7 तारीख को नतीजे आएंगे.
अब जितने लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं ये तो आपने इसलिए किया कि केजरीवाल को फंसा दो दिल्ली में, क्योंकि वो गुजरात में कैंपेन कर रहा था, इसलिए आप चाहते हो कि उसको इतना उलझा दो। उसकी तो छोटी पार्टी है, आपका तो इतना बड़ा तंत्र है कि वो आधा पैर यहाँ पे आधा पैर वहां पे कंफ्यूज हो जाए कि दिल्ली में रहना है कि गांधीनगर में। ऐसा कुछ होता नहीं है। चुनाव ड्यू थे, समय खत्म हो गया था, चुनाव डिक्लेयर हुए। नहीं, पर ये इलेक्शन और तो बहुत कभी देर कभी से पेंडिंग था। एक समय 2 राज्यों में होते, 3 राज्यों में होते हैं, वैसे ही है। अब योगायोग से कभी 1-2 चुनाव अगर एक साथ आ गए तो आपको जैसा लगता है वैसा किसी को लग सकता है, पर ये योगायोग है, क्योंकि उन्हीं की भी रेजिम खत्म हो गई थी, चुनाव ड्यू थे और उसके अनुसार चुनाव हो रहे। और पिछले बार भी, अगर आप डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और गुजरात के चुनाव शायद इसी प्रकार के हुए। पर आप तो बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं और आपको मालूम है कि दिल्ली में बीजेपी के लिए इस वक्त एमसीडी का चुनाव जीतना हो सकता है कि मुश्किल हो जाए। अब ऐसा क्यों होता है कि 7 सीट आप लोकसभा में जीतते हैं, लेकिन जब असेंबली का चुनाव होता है या फिर एमसीडी का चुनाव होता है तो लोकल पार्टी उस तरीके से बैकअप नहीं कर पाती सेंट्रल के परफॉर्मेंस को? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पिछले अनेक सालों से हमें ही लोगों ने विश्वास दिलाया, और इस बार भी जो दिल्ली में केंद्र की सरकार है और उसके कारण काफी अच्छे, दिल्ली में मेरा खुद का डिपार्टमेंट 60,000 करोड़ के काम दिल्ली के आजू बाजू कर रहा है। दिल्ली में काफी प्रॉब्लम हमने सुलझाया है, और मुझे लगता है कि दिल्ली में विशेष रूप से वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों में बहुत काम हुआ है। जैसे मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो हमारी सरकार की ओर से मैंने 6,000 करोड़ के काम दिल्ली में वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए प्रोजेक्ट्स पूरे किए। दिल्ली में प्रदूषण के लिए हमने जो परली थी, अभी उसमें पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया इंडियन ऑयल ने, जिसमें हम लोग 100-150 टन बायो बिटुमिन परली से, राइस स्ट्रॉ से बना रहे और 1 लाख लीटर इथेनॉल बना रहे। अभी परली से हमने, अभी मेरे डिपार्टमेंट में हमने एक रिसर्च हुआ CSR का, और उसको मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि परली से बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है। और मैं जल्दी ही स्कीम जाहिर कर रहा हूँ कि पंजाब और हरियाणा के हर गांव में जो परली जलाई जाती है उससे लिक्विड बायो बिटुमिन बनेगा, और उसके स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि वो हम हमारे बिटुमिन में मिक्स करेंगे और हमारा इंपोर्ट कम होगा और परली का वैल्यू एडिशन होगा। और दिल्ली का प्रदूषण कम करना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट तक ये सब बातें चली गई, फिर भी कुछ प्रमाण में परली जलती है, और पर्टिकुलर आज के इस क्लाइमेट में वो प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी होती है, तो हमने लगभग उसको छुड़ाने की कोशिश की है। और दिल्ली में 60,000 करोड़ का तो दिल्ली के आजू बाजू में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार मदद नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि फार्मर्स को जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था, क्योंकि आज दिल्ली में पोल्यूशन 500 AQI से ज्यादा खराब है, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा हाई लेवल्स में है पोल्यूशन के। तो कह रहे हैं कि आप फार्मर कॉम्पनसेशन में मदद नहीं कर रहे, इसीलिए दिल्ली के लोग चोक कर रहे हैं। देखिए, पंजाब और हरियाणा में 7 प्लांट अभी लगभग शुरू हो गए, 2-3 तो शुरू हो गए, बाकी शुरू होने के कारण, क्योंकि मैं बायोफ्यूल ही मेरा मिशन है। मैं ये सब लोग मुझे मिलते हैं और मैं लगातार इसमें काम करता हूं, जिसमें परली 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG और बायो LNG, जिससे ट्रैक्टर और बसेस चल सकती है। फिर परली से भी बिटुमिन की योजना हमने लाई है, और परली को पावर में भी ग्रीन एनर्जी के लिए भी उपयोग किया जा रहा है एज ए रॉ मटेरियल। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब ये कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, समझिए इथेनॉल की बात होती है, अब मैं 2004 से इथेनॉल की बात कर रहा हूँ। अब इथेनॉल की गाड़ी आ गई फ्लेक्स इंजन की, वो लॉन्च हो रही, स्कूटर आ गई, ऑटो रिक्शा आ गई, 2 व्हीलर में भी आ गई। तो कभी ना कभी ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए समय लगता है, पर जो प्रयास 2014 के बाद हमने विशेष रूप से किया है उसके परिणाम अब जल्दी ही मिलेंगे, और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से दिल्ली को निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। हमने हिमाचल से स्टार्ट किया, गुजरात गए, दिल्ली की बात की, अब मुंबई और महाराष्ट्र आते हैं। और सुबह से आप लोगों ने देखा होगा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एक बड़ा विषय ये रहा कि अगर बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार है तो ऐसा क्यों है गडकरी जी कि एक के बाद एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की जगह गुजरात जा रहे। पहले वेदांता के सेमीकंडक्टर्स के साथ हुआ, फिर टाटा की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ हुआ। दोनों स्टेट्स में आपकी सरकार है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो महाराष्ट्र छोड़ के गुजरात जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इंडिया ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है,
और दूसरी ये बात है कि महाराष्ट्र ये देश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मैं नागपुर से हूँ। हमारे यहाँ टाल की फैक्ट्री है जो एयरबस और बोइंग दोनों के पार्ट्स वही बनाते हैं। अभी राफेल भी बनना शुरू हो रहा है वहाँ, और फाल्कन भी बन रहा है। इंडस्ट्री काफ़ी जगह जाती है। इंडस्ट्री कहाँ ले जाना और कहाँ करना, आखिर ये जो इन्वेस्टर है उसका भी अधिकार होता है। नहीं, पर कहीं ना और कहीं इसलिए ऊपर हर से चीज़ सिग्नल तो देखो, ये मिलता ही कोई- है कि कहाँ जाना ये चाहिए। कोई राज्यों के हाथ में नहीं होता। अभी जैसे आपने कॉन्क्लेव मुंबई में क्यों लिया, नागपुर में क्यों नहीं लिया? आपने बुलाया ही नहीं, आप नागपुर बुलाते, हम नागपुर आए थे। ऐसा है कि अल्टीमेटली आपका अधिकार है कि कॉन्क्लेव कहाँ लेना। वैसे इन्वेस्टर का भी अधिकार होता है कि कहाँ इंडस्ट्री डालना। ये विवाद करना उचित नहीं है। महाराष्ट्र में भी आज देखो ऑटोमोबाइल हब बन गया। अब पुणे के पास जितने अच्छे ब्रांड है सबका है। मर्सिडीज, अभी मैंने मर्सिडीज लॉन्च की इलेक्ट्रिक की, पुणे में है। एलएनजी का ट्रक लॉन्च किया ब्लू एनर्जी का, पुणे में है। ये जितनी गाड़ियों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज, वो सब पुणे में है। और महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो रहा है। और इसमें एक बात सच है ये कि महाराष्ट्र में लगातार महाराष्ट्र का विकास हो, इसके लिए काफ़ी प्रयास भी हुए। और अभी हमारा विदर्भ, पहले विदर्भ मराठवाड़ा ये बैकवर्ड है करके झगड़ा होता था। मैं यहाँ अपोजिशन लीडर भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, पार्टी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा झगड़ा होता था कि विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ अन्याय हो रहा, कोकण के साथ। अभी मेरे को एक नहीं कहना आपको कि सब जगह बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होती है। नहीं, पर आपको लगता है दो बैक टू बैक इतने बड़े अनाउंसमेंट अभी चुनाव से आइन पहले महाराष्ट्र छोड़ के इन्वेस्टर गुजरात नहीं, ये जाते, अभी मैंने भी मिहान में टाटा को पत्र लिखा था, टाटा चेयरमैन को, और उनका जवाब भी आया आपको? जवाब भी आया मुझे। और वो वो तो ऐसे ही उन्होंने टरका दिया, उन्होंने बोला हाँ हम बात करेंगे। अरे पैसा वहां लगा दिया, बात करेंगे ऐसा नहीं आपसे। है। टाटा का टाल नाम का बड़ा प्रोजेक्ट उस समय मैं मिहान में नागपुर में लेकर गया, और उसमें काफ़ी अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है। वहाँ भी ये फॉल्कन और अपना राफेल का मैन्युफैक्चरिंग नागपुर में हो रहा है। हमारा एमआरओ है जहाँ, जो बोइंग के कारण बना है। तो धीरे धीरे हर जगह पर पोटेंशियल होता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डेवलप होती है, उसके साथ इंडस्ट्री डेवलप होती है, और हर जगह की कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है। कोई रॉ मटेरियल कहाँ अवेलेबल होता है तो उस प्रकार से वो होता है। कई टैक्स कंसेशन की भी बातें आती है। कोई राज्य सरकार की पॉलिसी में टैक्स कहीं ज़्यादा कंसेशन मिलते हैं, कहीं कम मिलते हैं, वो भी अपनी सुविधा। कई पोर्ट के कारण इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट कहाँ कम पड़ती है, इसका भी विचार होता है। तो ये डिफरेंट ये है। और मुझे लगता है महाराष्ट्र भी गुजरात की तुलना में डेवलप हो रहा है, और महाराष्ट्र में भी काफी इंडस्ट्री आ रही है। आदित्य ठाकरे आए थे सुबह, वो कह रहे हैं कि ये ऊपर से सिग्नल जा रहा है कि गुजरात जाओ। नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं किसी के ऊपर होता है। ये पॉलिटिक्स होती है, और कारण न होते हुए लोग राजनीतिक विवाद करते हैं, और आप जैसे लोग ऐसे विवादों को खूब चलाते रहते हैं। बाकी कोई इसमें ज्यादा नहीं। लोग भी 8 दिन के बाद भूल जाते हैं। नया प्रोजेक्ट आता है, इधर भी आता है। और मुंबई क्या कहने की जरूरत है क्या? मुंबई ये देश का इकोनॉमिक कैपिटल है। मैं ये शहर में, मैं इससे जुड़ा हूँ। ये वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मैंने बनाया, 55 फ्लाईओवर बनाया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। तो ये मैं तो ये मुंबई को देखता हूँ हर बार, ये इतना अच्छा है। अभी कल से मैंने स्टॉक एक्सचेंज में गया था, और पहली बार इसी मुंबई में मैं एमएसआरडीसी के लिए, मैंने इनके लिए प्रोजेक्ट किए थे, तब मैं कैपिटल मार्केट से बॉन्ड खड़े किए थे। तब धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा ने मुझे कहा था कि तुम हमसे होशियार निकले। मैंने कैपिटल मार्केट से पैसे, और कल 4 दिन पहले मैं मुंबई में आया था और मैंने इशू क्लोज किया। तो इसी मुंबई ने हमें एनएचआई के जो इनविट बॉन्ड्स है, अनकन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उसके लिए 10 दिन की मुदत थी। इसी मुंबई ने हमको पहले 4 घंटे में 7 गुना ओवर सब्सक्राइब करके पैसा दिया। तो मैं दिल्ली से मुंबई आया और यहां से पैसा मिला। तो ये तो मुंबई और हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई बात तो नहीं। अभी भी कोस्टल रोड बन रहा है, मैं देख रहा था, काफी तैयारी अब दिख रही है। आपके अभी क्या एक्चुअल प्रॉमिसेस हैं यहाँ पे जो लोग आपको मुंबई के इस कॉन्क्लेव में देख रहे हैं? जैसे आप कहते हैं कि दिल्ली से मेरठ 2 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे, क्या आप डिलीवर करेंगे 2024 के चुनाव से पहले? तुम चिंता मत करो। ये मुंबई कर और महाराष्ट्र को मालूम है कि मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर होता है। ये पूरा विश्वास है लोगों का। यहाँ का कोई पत्रकार और कोई उल्टा। मैं आपको बता रहा हूं मेरा सपना क्या था। मेरा सपना था, मैंने वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया जब मैं मंत्री था महाराष्ट्र में, और उसको मुझे वसई विरार तक ले जाना था, पर मैं नहीं ले जा सका। और उसी समय मैंने एक स्टडी किया था, वो नावा शेवा से सिवरी, बाद में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसका काम शुरू किया। अब ये जो वर्ली बांद्रा है, इसमें ये जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है,
अब थोड़ी मेरे से गलती हो गई, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी कि अभी मैंने नागपुर में नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो। अब मैं पुणे में कर रहा हूं, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो, चेन्नई में और पुणे में कर रहा हूं। तो मेरे ध्यान में नहीं आया कि ये पूरा रोड जो है वेस्टर्न, ये हार्ट लाइन है, इसमें भी 3 मंजिली अगर फ्लाईओवर बना था तो कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता। तो अभी मेरा एक सपना है कि ये जो वर्ली बांद्रा आगे जा रहा है, इसको मैं मुंबई दिल्ली हाईवे से जोड़ूं। और मुंबई दिल्ली हाईवे जेएनपीटी तक है और 70% काम अब पूरा हो गया है। और मेरा एक सपना है कि एक दिन मैं नरीमन पॉइंट में कॉफी पीऊंगा और वहां से निकलकर 12 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचूंगा। इसके लिए ये वसई विरार से लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे तक मैंने प्लान भी बनाया है, कंसल्टेंट को बुलाया है, तैयारी भी की है। और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बीच में उद्धव जी थे तब भी मेरी चर्चा हुई, अब नए इसमें भी होने वाली है। और मैं 50,000 करोड़ का एक नया ब्रिज बना रहा हूं, वो बनाने के लिए मैं तैयार हूं, पैसा डालने के लिए, डायरेक्ट दिल्ली जाने के लिए, यानी वो दिल्ली मुंबई हाईवे को जुड़ेगा। दूसरा, अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही पुणे से नागपुर एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। तो अभी 24 घंटे लगते हैं, मैं 7 घंटे में नागपुर से पुणे हो जाएगा। नागपुर से जालना तक समृद्धि महामार्ग आएगा और जालना से पुणे तक मैं नया हाईवे बना रहा हूं, द्रुतगति महामार्ग, जिससे पुणे से नागपुर 7 घंटे में होगा। मैं यहाँ पालखी मार्ग बना रहा हूँ, देहू आळंदी, और बहुत अच्छा है, जो 12,000 करोड़ का जो पूरा होते हुए आया है। मैं 5 लाख करोड़ के काम मेरे 14 से लेकर अभी तक महाराष्ट्र में कर रहा हूँ। और महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बदल गया है। और महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री आएगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इनहेरेंट पोटेंशियल है। और मैं बहुत नजदीक से देख चुका हूँ, महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्रीज है, महाराष्ट्र में इरिगेशन बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ के पार्ट में जो है, हमारा नागपुर टाइगर कैपिटल है, 450 टाइगर नागपुर के आजू बाजू में है। अब वर्ल्ड टूरिस्ट आने लगे वहां। 70% ऑफ द मिनरल्स महाराष्ट्र के हमारे विदर्भ में है। अभी शिरडी का एयरपोर्ट बना, इतना बढ़िया बना महाराष्ट्र सरकार ने। मैंने उनको बोला इसको मोनेटाइज कर दो, 5,000 करोड़ मिल जाएंगे और बाकी भी एक 20-25 एयरपोर्ट बना लो। तो महाराष्ट्र बहुत विकसित हो रहा है और महाराष्ट्र अच्छा, आगे आप भी लोगों बढ़ेगा। ने देखा होगा, मैंने हिमाचल से पूछा, फिर मैं गुजरात पे गया, मैंने दिल्ली पे गया, लेकिन आंखों में चमक सिर्फ महाराष्ट्र के सवाल पे ही आई। उससे पहले दे रहे थे सवालों के जवाब, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एकदम मुस्कान है देखो, और जोश। एक तो बात सच है, हाँ, मैं कोई बात छुपाता नहीं। मेरा महाराष्ट्र में जन्म हुआ, मराठी संस्कृति, मराठी नाटक, मराठी कलाकार, लता मंगेशकर से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, ये पूरा मैं मुंबई में रहा हूं। लता जी ने भाई, मेरे लड़के जैसा, भाई जैसा मेरे ऊपर प्रेम किया है। इन सबको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। और मुंबई में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मुंबई जैसा फूड वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता। रात को 12 बजे में जाओ। इस शहर में मैं 18 साल रहा हूं, मुझे इस शहर में काम करने का मौका मिला। अब बात जरूर है कि मेरा आने का कम होता है, पर मुझे पता चला कि आप फोन करते हुए अपना डिनर का टेबल बुक करा के आए हो यहाँ आने से पहले। कहाँ पे बुक किया आपने डिनर? ये नहीं बताऊंगा। अरे अरे अच्छा, नहीं, मेरे को लगा बोलेंगे चलो मेरे साथ में आपको एक चलो सीक्रेट खिलाते। मालूम है क्या? हाँ, मेरे को लगा बोलोगे साथ में खिलाते, आपने बोला मैं बताओगे आपको नहीं। एक सीक्रेट बताता हूं। मुंबई में जो फूड अच्छा मिलता है वो रास्ते पर ही मिलता है। बेस्ट क्वालिटी फूड अगर वर्ल्ड में, स्ट्रीट फूड जिसको कहा जाए, वो अगर कहीं मिलता है तो दुनिया के में सबसे अच्छा शहर कोई है तो मैं कह रहा हूं मुंबई है। अब वो जगह मैं आपको बताऊंगा, आप कार्यक्रम खत्म कर लो 10 बजे के बाद। मैं सिक्योरिटी छोड़ दूंगा, मेरे साथ 50 पुलिस वाले Z+ होते हैं। सबको बोलता हूं आप घर जाओ, मैं सोने के लिए जा रहा हूं। और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ चुपचाप निकल के फुटपाथ पर जाके, इतने पुलिस जाके कोई रास्ते बंद कर देगा कहीं, तो मैं फिर आपको ले जाऊंगा। तो ठीक है, इनविटेशन मिल सकता है, सिर्फ पब्लिक इनविटेशन नहीं होगा, थोड़ा साइड शो होगा प्राइवेटली इनविटेशन के लिए। ये जो बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया, चूंकि आपने महाराष्ट्र का मुद्दा छेड़ा, कि एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनी, आपने देखा कि किस तरह का शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता था। आपको लगता है कोई और तरीका निकालना था इसको रिजॉल्व करने का? इस तरीके से बाला साहेब ठाकरे की सेना को तोड़ना क्या ठीक था? देखो, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस। दूसरी बात, पॉलिटिक्स के बारे में ये भी होती है ना, कोई परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं ना परमानेंट एनिमीज होते हैं। ऑब्वियसली समय के अनुसार कभी कभी परिस्थितियां बदलती हैं। अब मैं तो महाराष्ट्र के राजनीति से ज्यादा संबंधित नहीं हूं,
पर एक बात जरूर है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको बताया था, और विशेष रूप से मैं एक नसीबवान हूं कि जिसके ऊपर बाला साहब ठाकरे जी का बहुत प्रेम था, पुत्रवत प्रेम था। और मुझे याद है कि जब उनको ब्रिज पर फोटो निकालना था तो राज ठाकरे उनके ऊपर एक पूरे फोटो की किताब निकाल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रिज पर मैं राज उसी समय खड़ा रहूंगा जब नितिन आएगा। मैं नागपुर से आया, ये माहिम के ब्रिज के ऊपर समुद्र के पास खड़ा रहा, तो बाला साहब ने मेरे साथ फोटो निकाला। तो ये संबंध है। अब चुनाव की तालमेल में कभी अलायंस में कभी कम ज्यादा होते रहता है, वो चलता रहेगा। भविष्य में क्या लिखा है किसी को पता नहीं है। परिस्थितियां हैं, उनकी अपनी कुछ अड़चने हैं, राजनीति की अपनी मर्यादा है। अब महाराष्ट्र के राजनीति में मैं एक ऐसा नसीबवान नेता हूं, ऑल पार्टी मेरे लिए कभी भी सब अच्छे ही बोलते हैं और मेरे साथ अच्छे संबंध है। मैं बीजेपी का हूं, मेरा कन्विक्शन पक्का है। अब इसके बाद इस बार इस राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसमें मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये तो यहाँ के स्थानिक जो लोग कर रहे वही बता पाएंगे कि इसके डिटेल्स में क्यों हुआ, क्या हुआ, किस कारण हुआ। पर आपने कहा कि होता रहता है, तो आपको उम्मीद है कि आगे चल के कभी हो सकता है कि शिवसेना बीजेपी से वापस आ जाए, क्योंकि नेचुरल एला है? देखिए, ऐसा मुझे कुछ कहना नहीं है, ना मेरे को कोई प्रतिक्रिया है, ना मैं आपको कोई न्यूज देने वाला हूं। मेरा कहना इतना ही है कि अब महाराष्ट्र के राजनीति के डिटेल्स चाहिए तो देवेंद्र जी कल आने वाले आपके यहाँ, वो आपको पूरी चर्चा करिए, वो पूरा बता पाएंगे। तो बड़ा बच बच के बैटिंग कर रहे हैं आप। हाँ, बड़ा बच बच के बैटिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं जी, मैं तो वनडे क्रिकेट वाला प्लेयर हूं। मेरा जिस विषय के साथ संबंध है, आप वाइड बॉल डाल रहे हो तो मैं बीच में बैट डाल के क्यों कैच आउट हूं? आपको मालूम है ना, क्रिकेट में मैं क्रिकेट खेलता था। आप क्रिकेट खेलते थे? हाँ, अच्छा क्रिकेटर था। तो मेरे टीचर मुझे बहुत गुस्सा करते थे क्योंकि मैं पहले बॉल से रन निकालने के लिए, जैसे संदीप पाटिल, सचिन तेंदुलकर या दिलीप वेंगसरकर वगैरह काफी बैटिंग अच्छा करते थे हमारे समय। तो मेरी भी आदत खराब थी। तो जब वो बॉलिंग डालते थे पहले नए बॉल पर, तो ऑफ साइड में वो बॉल डालते थे और लोग बीच में बैट डालते थे। बीच में बैट डालने के बाद कैच स्लिप में उड़ता था। तो आप क्या कर रहे हैं कि आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाजू में आप बम्पर डाल रहे हो और मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं टच कर दूं और स्लिप में कैच आउट हो जाऊं। इन्होंने तो क्रिकेट मैच की कमेंट्री भी कर दी, T20 का मैच बना दिया, और साथ ही साथ अपने कमेंट्री भी आपने कर दी। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो आपने सड़कों का जिक्र किया, सड़कें तो बड़ी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ रोड एक्सीडेंट्स एक बड़ा खतरा है। हम लोग मुंबई में हैं, यहाँ पे सब लोग बहुत सदमे में थे जब साइरस मिस्त्री जी का एक्सीडेंट हुआ। मैं अभी वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की जो ऑडिट रिपोर्ट आई, उस सड़क पर जहाँ पे साइरस मिस्त्री जी की गाड़ी चल रही थी, उसने कहा कि 70 किलोमीटर की स्ट्रेच में नेशनल हाईवे 48 पे मेंटेनेंस नहीं ठीक था, साइनेज ठीक नहीं थे, 2 दर्जन से ज्यादा मीडियन ओपनिंग्स यानी सड़क के बीच में गैप थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे क्योंकि इतनी बड़ी सड़क थी। अब मैं जानना चाहता हूं, जो आपकी इतनी बड़ी सड़कें बन रही हैं और उस पर लाजमी तौर पे गाड़ियां ज्यादा स्पीड पे चल रही हैं, ये जो सराउंड साउंड है, मीडियन ओपनिंग्स, लाइट्स, मार्किंग्स, इसमें क्यों कोताही हो रही है? पहले जनरली बताइए, फिर साइरस के केस पे आइए। देखिए, अभी जो नए हाईवे बन रहे हैं उसमें हमने सब प्रकार की चिंता की है। जैसे अभी उस समय ये मुंबई पुणे हाईवे जब बनाया, जो मेरा पहला अवसर था, उसमें भी हमने एक्सीडेंट के समय काफी काफी चिंता की थी। पर बाद में अभी सेव लाइफ फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने जो मुंबई पुणे हाईवे मैंने बनाया था उस पर 55 गलतियां निकाली। और मैं आपको एक बात मानता हूं कि मैं पिछले 14 साल से जो दिल्ली में मंत्री हूं, जितने डिपार्टमेंट मुझे मिले, शिपिंग मिला, पोर्ट मिला, ये मुंबई में मैंने अभी एयरपोर्ट तक 17 मिनट में पानी से जाने की योजना बनाई थी, सब जगह पर रो पैक शुरू किया अलीबाग में जाने के लिए। तो सब जगह वाटर रिसोर्सेस में काफी काम हुआ। पर एक बात मैं बिल्कुल नम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं कि रोड एक्सीडेंट के विषय में मुझे सक्सेस नहीं मिला। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। और मरने वाले लोगों में 18 से 34 इस एज ग्रुप में 60% लोग हैं। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है और मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑपोजिशन था, तो रेड लाइट कार में पुलिस प्रोटेक्शन में मेरे ड्राइवर को कैटरेक्ट था और गाड़ी ट्रक पे जाके गई। मैं, मेरी पत्नी, मेरी लड़की, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो मैं इससे बहुत ही व्यथित हूं। पर इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। रोड इंजीनियरिंग
इसमें काफी समस्या है। अभी तो मैं यहां तक आया हूं कि जो मैं स्वदेशी और हिंदुस्तान की डीपीआर बनाने वालों के बारे में सब आग्रही था, कल मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रोड इंजीनियरिंग के में सुधार होने के लिए जो डीपीआर बनते हैं उसमें हम लोग इंटरनेशनल कंपनी में जो जॉइंट वेंचर होगा उसको प्रायोरिटी दें, ताकि वर्ल्ड का एक्सपर्टाइज हमारे साथ आए। और ये बात जरूर है कि अभी मैं 4-5 दिन पहले आईआईटी आया था मुंबई भाषण देने के लिए, काफी इसमें काम कर रहे हैं। हमने पहले ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार किया, इकोनॉमिक मॉडल को हमने एयरबैग्स 6 की 6 कंपलसरी कर दी, हेलमेट कंपलसरी किया, हमने रूल्स ऑफ द रोड के बारे में नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया, एजुकेशन और अवेयरनेस के बारे में कार्यक्रम करा। अभी अमिताभ बच्चन जी से लेकर हमारे काफी अभी अक्षय कुमार जी फ्री ऑफ चार्ज बेचारे कैंपेन करते हैं। हमने बड़े कैंपेन चालू किए हैं, हम लोगों के लिए एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के साथ काम कर रहे हैं। विशेष रूप से इमरजेंसी में अभी हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट होने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से लेकर तुरंत लोगों की जान कैसे बचाए उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। रोड पर क्रेन और एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं। और एक बात जरूर है कि फिर लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। जैसे गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए, टू व्हीलर पे चलने के समय हेलमेट को पहनना चाहिए, जब रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए, यह भी आवश्यक है। हमने करीब 40,000 करोड़ खर्चा करके ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, उस ब्लैक स्पॉट्स को हम सुधार रहे हैं। उसको जो ब्लैक स्पॉट्स है उसको भी हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार काफी कुछ बातें कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी लोगों का सहयोग चाहिए, मीडिया का भी सहयोग चाहिए, लोगों में अवेयरनेस और इसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अब ये ब्लेम नहीं करूंगा कि लोग कानून का पालन नहीं करते, पर कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। अमेरिका में या वर्ल्ड में कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो कितना कठिनाई से मिलता है। अभी मैंने 17 सुधार किए ट्रांसपोर्ट में, हमने इसको डिजिटलाइज किया है सर बात को, और ये कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें भी बस बॉडी के इसमें भी सुधार कर रहे हैं। अभी मुंबई में मैं एक 1.5 महीने पहले आया था, मैंने बेस्ट की डबल डेकर इलेक्ट्रिक लॉन्च की, और हर जगह पर मास माने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बात राहुल बोलना नहीं चाहिए, पर आप लोग थोड़ा इस पर डिबेट कराओ। हिंदुस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल ग्रोथ ऐसे तेजी से बढ़ रही है, ये भी कभी सोचना चाहिए। अब 17 करोड़ व्हीकल है। अब मुझे बताइए, एक परिवार है, 3 लोग और 7 गाड़ियां घर में है, और एक एक आदमी, अब ये किस पर रोड कैसे बनेंगे। दूसरी बात, पार्किंग नहीं है। बड़े बड़े शहरों में हमारे कितने लोग ऐसे कि जिन्होंने पार्किंग बनाया अपने घरों में, रोड पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सी समस्या है। हम भी कोशिश कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की कंपनियां अभी उनको मैंने काफी उसमें, आपके बाद ये जो साइरस मिस्त्री का बोला, इसके बाद मैं मर्सिडीज में भी मेरी बात हुई। सब बातों की चर्चा ओपनली नहीं हो सकती। थोड़ा तो बताओ क्या बात हुई। नहीं, वो क्योंकि ऐसा है कि कहीं ना कहीं क्या है कि अनेक बातों के बारे में हमें लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। तो कैसे होगा, क्या लेसन क्या है, क्या हुआ स्पेसिफिक केस में, क्या हुआ। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग जिसमें आप कहते हो सुधार करना, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार करना। तीसरी बात एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन फॉर रोड सेफ्टी, और चौथी बात इमरजेंसी, यानी एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत उसकी जान बचाना। तो अब बहुत एनजीओ, सोशल वर्कर, काफी लोग काम कर रहे हैं पर मैंने ये कहा है कि 2024 के पहले हम 50% एक्सीडेंट कम करेंगे और डेथ कम करेंगे। 50% कम कर दोगे। हाँ, 1.5 लाख ये हमने 75,000। यस। फिर आप बोलते हो कि मैंने जो बोल दिया फिर वचन दीजिए, कैसे होगा सर, बचा ही नहीं है टाइम अब आपके पास। सर ऐसा है कि अभी मेरे मिनिस्ट्री ने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने करके दिखाया है, हम सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। और आज हमने इतने बड़े बड़े अभी रिकॉर्ड किए कि दुनिया में वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के हैं, और इसलिए अब खूब जोरों से प्रयास शुरू है। मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, मैंने आपको ये मान्य किया है कि मैं ये सब प्रयास करने के बाद भी जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली, इसको मैं कबूल करता हूं। फिर भी आने वाले समय में इतनी ताकत लगा रहे हैं कि मुझे लगता है कि लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के सहयोग से, ड्राइविंग के बारे में, दारू पीकर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, रोड सेफ्टी के बारे में बहुत सी बातें हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, बीच में आपके यहाँ की भी टीम मुझे मिली थी,
आप मीडिया के इस तरफ से भी लोगों का बिहेवियर बदलने के लिए आप लोग कुछ कहेंगे तो उसमें भी जो कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान में, तो लोगों के भी सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता। तो जरूर इसमें आप लोग सहयोग करिए और हम सब लोग मिलकर ये निश्चित रूप से पूरा करके लोगों की जान बचाने में हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और दूसरी दुर्भाग्य की बात है जो मैं स्वीकार करता हूं कि हम लोग वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट में हाईएस्ट है, नंबर 1 पर है, मरने वाले लोगों के और एक्सीडेंट में। ये बहुत अच्छी स्थिति देश के लिए नहीं है और मैं चाहता हूं कि आपके मार्फत लोगों को भी अपील करूंगा कि सबके सहयोग से हम इसको कम करने को वॉर फुटिंग पर प्रयास करेंगे और इसको बदलेंगे। नितिन गडकरी जी, आपने वाकई में बहुत एफर्ट किया आज यहाँ इंडिया डे कॉन्क्लेव में आने के लिए। नागपुर से शुरू हुआ दिन, हिमाचल आप गए, कई जगहों पे आपने प्रचार किया, पठानकोट से होते हुए आप खास तौर से आए। हम आपको अब डिनर से रोकेंगे नहीं, आपने बताया नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप जाएं। आप यहाँ पे आए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर चल के प्लीज बताइए कि कहाँ जा रहे हैं कि हमारे भी कुछ लोग आपके साथ आ पाए। थैंक यू सो मच। कैन वी हैव अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज? थैंक यू, नमस्कार। यूनियन रोड एंड बहुत बहुत ट्रांसपोर्ट धन्यवाद। मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी, थैंक यू सो मच।